हिंदी में सारा प्रश्न टकरवा दिए, मैथ में सारा प्रश्न टकरवा दिए और संस्कृत में भी एक एक क्वेश्चन लड़वा दिए, पूरा लीक करवा दिए। अब आया है एसएसटी का बारी और जो बच्चा इस वीडियो के कंप्लीट देख लेगा उसका फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग कहीं से भी क्वेश्चन आए ना, सारा के सारा क्वेश्चन मेरे बताए गए, प्रीतम भैया के बताए गए में से रहते हैं और एक वीडियो से हम पूरा पेपर लीक करवा देते हैं। सारा क्वेश्चन मेरे बताए गए क्वेश्चन से रहते हैं, 100% सेम टू सेम टकरवा देते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो एसएसटी में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आपका कोई भी सिटिंग में एग्जाम क्यों ना हो। फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों के लिए लाए हैं पेपर लीक और 100% ओरिजिनल वाला सेम टू सेम क्वेश्चन टकरवा देंगे। नहीं विश्वास हो रहा है जाकर के शॉर्ट वाला सेक्शन में जाकर के आप शॉर्ट्स वीडियो देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन को लड़वा करके विथ प्रूफ के साथ आपको बता देते हैं और जो सब्जेक्ट का एग्जाम रहता है ना उससे एक दिन पहले ही हम सारा क्वेश्चन लीक करवा देते हैं सेम टू सेम। तो इस वीडियो का आप कंप्लीट देखिएगा तो एसएसटी का खेला खत्म, आंसर भी बताते चलेंगे, पीडीएफ भी देंगे, एग्जाम में बैठिएगा आपको नाम याद रहेगा सिर्फ प्रीतम भैया, क्योंकि प्रीतम भैया के बताए गए 100% क्वेश्चन टकराते हैं। 10th स्टार 10th स्पेशल चैनल है और यहाँ पर आपको जो है ना 100% टकराने वाला क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बता रहे हैं वीडियो का आप लोग लाइक कर लीजिए फटाक से सारे बच्चे, और प्लस में आप लोग हाइप भी कर लीजिएगा, एकदम हाइप कर लेना है, लाइक करके तैयार हो जाना है और अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम लिख देना है सभी बच्चे को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नेम आपको लिख देना है फटाक से, ताकि हमें पता चले कहां कहां तक ये लीक वीडियो जो है ना पहुंच रहा है। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्या है भैया, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। जो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति जो थे ना उसका कारण क्या थे, जिनको आंसर याद होगा वो इग्नोर करते चलेंगे, जिनको नहीं याद होगा वो देखते चलेंगे और रिवीजन के तौर पर लीजिए, एग्जाम में आएगा बना करके आइए, ठीक है। यहाँ पर है इसका मुख्य कारण जो है ना लुई फिलिप की कमजोर नीतियां और भ्रष्टाचार था, उसके शासन में बेरोजगारी भुखमरी बढ़ गई थी, वह मध्यम वर्ग को खुश रखने की कोशिश करता था लेकिन आम जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं देता था। इस असंतोष के कारण जनता ने क्रांति कर राजाशाही खत्म कर दी। तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। हम ज्यादा डिटेल्स में आपको नहीं समझाएंगे क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे को बताते आपको चलेंगे। अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन भैया, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। जो इटली था एकीकरण, और यहाँ पर क्या है, इटली और जर्मनी के जो एकीकरण है ना उसमें ऑस्ट्रेलिया का क्या भूमिका थी, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। लिखना इस प्रकार से है कि ऑस्ट्रेलिया एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी था, वह जो है ना इन दोनों क्षेत्रों के राज्य पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था। जब भी वह आजादी की आवाज उठाती थी ऑस्ट्रेलिया उसे सेना के दम पर कुचल देता था। बिना ऑस्ट्रेलिया को युद्ध में हराए इटली और जर्मनी का एकीकरण करना संभव नहीं था। तो आपको इस तरीके के लिख देना है कि जो इटली था और जर्मनी था इसका एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया क्या भूमिका निभाई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मजबूत था, उसके पास ज्यादा सेना थे और जब भी इटली एकीकरण होता था या फिर जर्मनी का एकीकरण होता था तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना सेना के दम पर डरा देता था, जिसके कारण जो है इसका एकीकरण नहीं हो पा रहा था। इसलिए जो है सबसे पहले किसका, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हराना था, उसके बाद इटली या फिर जर्मनी का एकीकरण करना संभव था, ठीक है। अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन क्या है भैया, काउंट काबूर का परिचय दे। एग्जाम में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एकदम वीवीआई है, 100% प्रीतम भैया जो बताते हैं 100% लड़ता है। एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, पीडीएफ हम दे देंगे, बताएंगे कहां मिलेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहे लाइक करके एकदम फटाक से सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर है कि काउंट काबूर इटली के राजा विक्टोर इमोनियन का प्रधानमंत्री थे। कहां के राजा थे, तो याद रखना है कहां के राजा थे, तो यहाँ पर काउंट काबूर जो है ना इटली के क्या थे, तो राजा, और विक्टर इमोनियल का प्रधानमंत्री भी था, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखना है। आगे क्या है कि वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ और सच्चे राष्ट्रवादी था। क्या था, जो है ना चतुर कूटनीतिज्ञ और सच्चे राष्ट्रवादी भी था, ठीक है। लिखना यहाँ पर है उसने फ्रांस के साथ हाथ मिलाकर ऑस्ट्रेलिया को युद्ध में हराया था। उसकी राजनीतिक सूझबूझ के कारण उन्हें उत्तरी और मध्य इटली राज्यों को मिलाकर एकीकरण मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, एग्जाम में आएगा एकदम गर्दा उड़ा देना है, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर प्रीतम भैया का वीडियो देख रहे हैं, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। चलिए अगले यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा कीजिए। जो बिस्मार्क थे ना भैया उसका क्या कार्य था, बताओ क्या कार्य था, एग्जाम में आएगा, ठीक है। लिखना है इस प्रकार से, बिस्मार्क जर्मनी
का चांसलर था जिसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। उसने अपनी कूटनीति और सेना के दम पर डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और जो है ना फ्रांस के साथ 3 युद्ध लड़ते। कितना युद्ध? 3 युद्ध लड़ ले था, 3 युद्ध, ठीक है, याद रखे क्या है यहाँ पर। उन्हें हराकर बिखरे हुए जर्मन राज्यों का एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य में बदल दिया। तो इस प्रकार से लिखना एग्जाम में आएगा एकदम तहलका मचावे के बाद। एगो क्वेश्चन ना छोड़ के आइए, एक क्वेश्चन बना के आवे के बाद, ठीक बा। अगर छोड़ के आइएगा तो फिर दिक्कत हो जाइए। इसे कहा था कि एक क्वेश्चन को बना दिया। यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरीके से सहायक हुआ था? बताओ, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएंगे, आपको बनाना है, ठीक है। लिखना है आंसर इस प्रकार से कि नेपोलियन ने यूरोप के कई राज्यों को जिताकर वहां एक समान प्रशासनिक व्यवस्था और कानून जिसे नेपोलियन कोड लागू किए, उसने जो है ना छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर बड़े क्षेत्र में बदला, जिससे लोगों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक एकता बढ़ी। इसी एकता के आगे जो है ना चलकर लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, एग्जाम में आएगा, गर्दा उड़ा दे रहा है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेंगे, रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भैया जी? तो यहाँ पर है कि पूंजीवाद क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एकदम 100% टकराने वाला क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहे हैं कि सारा एग्जाम से एक दिन पहले बबुआ बता रहे हैं, इसलिए आप जो ना अंत तक देखिएगा। ज्यादा दिक्कत है तो 2x पर कर लीजिए, लेकिन अंत तक देखिएगा, दुगुना करके देखिए लेकिन अंत तक देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है भैया? तो पूंजीवाद से क्या जो है ना, पूंजीवाद क्या है एग्जाम में आएंगे। तो पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों जैसे कारखाना, मशीनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। जब मान लीजिए कि जो प्रीतम भैया पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये 10th स्टार है, तो इस पर क्या है, प्रीतम भैया का हक है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, तो इसे क्या बोलेंगे? पूंजीवाद बोलेंगे। अगर कोई कंपनी चल रही है, ठीक है, ये आपका कलम है और कलम पर सिर्फ आपका अधिकार है, तो ये क्या हो जाएंगे? पूंजीवाद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रीतम भैया एक क्वेश्चन को हैक करते हैं, कहां से? एग्जाम हैकर, नाम से ही फेमस है, ठीक है। एग्जाम हैकर तहलका मचेगा, एग्जाम हैकर तहलका मचेगा, पूरा कमेंट भरना चाहिए तभी मजा आएगा, ठीक है। साइंस का भी पेपर लीक करवाएंगे, इसलिए एग्जाम हैकर और तहलका, तहलका आप लोग जो है ना एकदम कमेंट कीजिएगा, सारे बच्चे कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है भैया? तो अधिकार होता है, इसका मुख्य उद्देश्य बाजार में सामान बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। इसमें सरकार का दखल काम नहीं होता, ठीक है, वह अक्सर पूंजीपति और फायदे के लिए दूसरों का शोषण करते हैं। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। जो निजी कंपनियां होते हैं अपना मन के मर्जी होता है, जब मन जो है ना प्राइस बढ़ा देता है, जैसे जियो, रिलायंस हो गया, ठीक है, जब मन करता है एकदम बढ़ा दिया, एयरटेल कंपनी हो गया, जब मन है रिचार्ज एकदम बढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर जो है ना लूटेगा, आदमी को लूटेगा, ठीक है। इस प्रकार से खूनी रविवार क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, एकदम एग्जाम में तहलका मचा देना, एकदम क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। खूनी रविवार पूछेगा, 9 जनवरी 1905 के रूस के हजारों निहत्थे मजदूर अपने परिवार के साथ जार राजा यानी रोटी मांग सेंट पीटर्सबर्ग की ओर जा रहे थे, तभी जार की सेना ने उन पर क्या की? निहत्थी गोलियां चला दी, ठीक है। उस पर क्या की भैया? तो वहां पर निहत्थी गोलियां चला दी, एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको चूंकि यह जो है ना घटना रविवार को हुआ था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। मोस्ट वीवीआई एकदम तहलका मचा देना है, को क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया? यहाँ पर अक्टूबर क्रांति यानी जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाने जाते हैं, क्या है एग्जाम में आएंगे। 7 नवंबर 1917 रूसी कैलेंडर में अक्टूबर को लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक ने रूस की अस्थायी सरकार को तख्ता पलट दिया था। क्या किया था? तख्ता पलट दिया था। इस क्रांति के बाद रूस में सभ्यवादी शासन की स्थापना हुई और सत्ता मजदूरों के व किसानों के हाथ में आ गई। यह दुनिया की पहली सफल समाजवादी क्रांति मानी जाती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नहीं है तो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, जैसे आप लोग को संस्कृत का किए थे, है ना, उसी तरीके से इसका भी कर देंगे। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का वीवीआई क्वेश्चन है, क्या भैया? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? जो सर्वहारा वर्ग है ना, किसे कहते हैं? एग्जाम में आएंगे, आपके वीवीआई है, ठीक है। तो आपको लिखना है, समाज का वह गरीब और शोषित वर्ग जिसमें जो है ना मजदूर, किसान, खेतिहार, श्रमिक और आम गरीब लोग शामिल होते हैं, सर्वहारा वर्ग कहलाते हैं। यानी समाज का वो वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर ये सब जो है ना शामिल होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वहारा वर्ग बोलते हैं, ठीक है। इसके पास उत्पादन के अपने कई साधन या संपत्ति नहीं होती और वे अपनी आजीविका के लिए पूरी तरीके से अपने शारीरिक यानी अपने जो है ना शरीर के ऊपर अपने जीवन चलाने के लिए निर्भर होते हैं। अगर वो काम खेत में करेंगे, अगर वो मजदूरी करेंगे किसी के घर के यहाँ, या फिर अगर किसी भी प्रकार के वो मजदूरी करते हैं तब उसका घर चलेगा, अगर नहीं करते हैं तो उसका घर नहीं चलेगा। यानी वो जो है ना अपने शरीर पर निर्भर रहते हैं अपनी जीवन चलाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है, क्या है? कार्ल मार्क्स की जीवनी और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्या है? कार्ल
मार्क्स के जीवनी और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। कार्ल मार्क्स कौन थे और उसका जो है ना सिद्धांत क्या था, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, बनाना कैसे भैया, तो कार्ल मार्क्स जर्मनी का महान विचारक थे जिन्होंने दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स कौन सा बुक लिखा था, तो दास कैपिटल, याद रखना एग्जाम में पूछे जाएंगे, गर्दा उड़ा देना। ठीक है, तो आपको लिखना है कि जो है ना कार्ल मार्क्स जर्मनी के महान विचारक थे जिन्होंने दास कैपिटल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। उनका सिद्धांत वर्ग संघर्ष पर आधारित था। क्या था, वर्ग संघर्ष पर आधारित था उसका पुस्तक, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, उनका मानना था कि समाज हमेशा जो है ना अमीरों और गरीबों में बटा रहता है। उन्होंने जो है ना नारा दिया था कि दुनिया के मजदूर एकजुट होकर पूंजी जो है ना पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहिए ताकि बराबरी का समाज बने। ठीक है, यानी ऐसे वर्ग बनना चाहिए जिसमें सभी व्यक्ति को एक समान अधिकार मिले, एक समान जो है ना खाने को मिले, एक समान कपड़ा पहनने को मिले। इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बना करके आना है। ठीक है, अगला है रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन कीजिए। क्या है, रूसी क्रांति के किसी दो कारणों का वर्णन कीजिए, एग्जाम में आएंगे। बनाना कैसे, चलिए जानते हैं। पहला कारण है जार का निरंकुश और अयोग्य शासन था जो जनता की जरूरतों को पूरी तरीके से नजरअंदाज करता था। अगर मान लीजिए कोई भी सरकार सत्ता में आए या फिर कोई भी राजा जब अपना जनता की आवाज नहीं सुनता है तो वो राजा कोई काम का नहीं है और जनता में आक्रोश निश्चित रूप से बढ़ेगा, है ना। जनता के अंदर जो है ना क्या बोलते हैं जो है ना यहाँ पर खून निश्चित रूप से खौलेगा, है ना। और दूसरा कारण था मजदूरों और किसानों की दयनीय स्थिति, उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी और जो है ना भारी टैक्स देना पड़ता था जिससे उनमें विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको बना कर कहना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए भैया यहां तक तो हो गया। आगे हम लोग जानते हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आएंगे नई आर्थिक नीति क्या है। जो एनईपी होता है ना, नई आर्थिक नीति क्या होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो कैसे बनाना है चलिए जानते हैं। 1921 में रूस की खराब आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लेनिन ने नई आर्थिक नीति एनईपी लागू किया था। इसमें साम्यवाद के कठोर नियमों में ढील दी गई, किसानों को अनाज का मालिकाना हक मिला और छोटे उद्योगों को निजी तौर पर चलाने की छूट दी गई। इससे उत्पादन में सुधार हुआ। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो आपको बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हिंद चीन के राष्ट्रवादी आंदोलन, इसमें पूछे जाएंगे कि हिंद चीन अर्थ क्या है। जो हिंद चीन का सही अर्थ है ना वो क्या है, एग्जाम में आएंगे। आपको कैसे बनाना है चलिए जानते हैं। यहाँ पे तो दक्षिण पूर्व एशिया उस महाद्वीप क्षेत्र के हिंद चीन कहा जाता है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल है। यहाँ की सांस्कृतिक और राजनीतिक पर ऐतिहासिक रूप से भारत, हिंद और चीन दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा है, इसलिए इसे हिंद चीन के नाम से जाना जाता है क्योंकि हिंदुस्तान हिंद और चाइना चीन। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर है कि हो चिन मिन यानी हो चिन मिन जो थे ना वो क्या है, हो चिन मिन पार्क क्या है, एग्जाम में आपको पूछेंगे। चलिए जानते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, यह वियतनाम युद्ध के दौरान जो है ना राशद और सैनिकों की सप्लाई का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रास्ता था। यह मार्ग उत्तरी वियतनाम से शुरू होकर लाओस और कंबोडिया के जंगलों से होते हुए जाता था, दक्षिण वियतनाम तक जाता था। ठीक है, कहां तक जाता था, दक्षिण वियतनाम तक जाता था। अमेरिका ने इसे कई बार बराबरी से नष्ट किया लेकिन वियतनामी इसे रास्तों से जो है ना रातों रात फिर से ठीक कर देता था। यानी जो अमेरिका था ना वो उसको नष्ट करता था और फिर से जो है ना वियतनामी लोग उसे बना देता था। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहा जाएंगे वो क्या है कि जिनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ था। जो जिनेवा समझौता था ना कब और किनके बीच हुआ था, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर परीक्षा में लिखना इस प्रकार से है कि जिनेवा समझौता मई 1954 में हुआ था। यह समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, युद्ध के समान जो है ना समाप्त करने के लिए किया गया था। इस समझौता के तहत वियतनाम को अस्थायी रूप से दो हिस्से उत्तरी और वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में विभाजित कर दिया गया था, जिससे जो है ना
हिंद चीन में शांति की कोशिश की गई थी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है जब एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। जो हुआ हुआ आंदोलन है ना वो क्या है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो बनाना कैसे है चलिए जानते हैं यहाँ पे। तो जो है ना यह 1939 में शुरू हुआ था, एक बौद्ध धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। क्या था, एक जो है ना बौद्ध धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। एग्जाम में आपको बनाना है। यहाँ पर है जिसने नेता हुई फोसो, यह आंदोलन फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ था। इसके अनुयायी समाज सुधार, गरीबों की मदद और जो है ना जादू टोना में विश्वास रखते थे। इससे वियतनाम में राष्ट्रवाद का मजबूत करने में बड़ी भूमिका मिली। यानी जो है ना जो चीज को मानते हैं उसमें बढ़ावा दिया गया। सिंपल सी बात है इस आंदोलन के तहत। चलिए यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भैया, तो यहाँ पर आ जाएंगे एजेंट ऑरेंज क्या है। जो एजेंट ऑरेंज क्या है इसको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएंगे, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। यहाँ पर है कि एजेंट ऑरेंज एक बेहद जो है ना जहरीला और घातक रसायन है जिसका उपयोग जो है ना अमेरिकी सेना में वियतनाम युद्ध में किया गया। इसे विमानों के जरिए जंगलों पर जो है ना छिड़का गया ताकि पेड़ सूख जाए और वियतनामी सैनिक छिप न सके। इसके जहर से न केवल जो है ना पर्यावरण बर्बाद हुआ बल्कि आज भी यहाँ बच्चे जो है ना जन्मंत विकलांग हुए। यानी कि जब जो है ना अमेरिका से लड़ाई हो रहा था ना तो जो जंगल में सैनिक लोग छुपे रहते हैं ना उसके ऊपर जो है ना ये जो एजेंट ऑरेंज है ना एक केमिकल छीटा गया ताकि जो है ना सारे जंगल सूख जाए और जो है ना क्या है जो सैनिक लोग है छुप ना पाए, जिससे जो है ना आसानी हो जाएगा उसको मारने में और उससे युद्ध लड़ने में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन क्या है भैया, तो क्वेश्चन है यहाँ पर है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन कीजिए। जो हिंद चीन है ना उसमें फ्रांसीसी का प्रसार कैसे हुआ, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। बनाना कैसे है चलिए जानते हैं। यहाँ पे है तो फ्रांस ने 17वीं सदी में व्यापारियों और धर्म प्रचारकों के माध्यम से हिंद चीन में अपनी जगह बनाई। ठीक है, पहले जो है ना धर्म प्रचार करते थे और व्यापार करते करते वहां जो है ना अपना जगह बना लिया था। ठीक है, कौन, तो फ्रांस ने। और धीरे धीरे अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके फ्रांस ने कंबोडिया, वियतनाम और लाओस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे करके वहां जो है ना 3 गो चीज पे कब्जा कर लिया। ठीक है, 19वीं सदी के अंत तक पूरा हिंद चीन फ्रांसीसियों समाज का हिस्सा बन गया। ठीक है, और वहां भी भारी आर्थिक शोषण हुआ था। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट जरूरी है, पूछे भी जाएंगे, बना करके आपको आना भी है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का प्रश्न आ जाएंगे। प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। जो खिलाफत आंदोलन था ना वो क्यों हुआ था, एग्जाम में आपके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध ने इस युद्ध के बाद अंग्रेज ने तुर्की के खिलाफ इस्लामी दुनिया गुरु के साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उनके अधिकार छीन लिए। इसी के विरोध में और जो है ना खलीफा के पद की रक्षा के लिए भारत ने अली भाइयों से गांधी जी के सहयोग, ठीक है, गांधी जी के सहयोग से खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया ताकि अंग्रेजों पर दबदबा बनाए रह सके। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगे, बना करके आना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन क्या है। अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन क्या है भैया, यहाँ पर है रॉलेट एक्ट क्या है। जो है ना रॉलेट एक्ट है ना वो क्या है, एग्जाम में आपके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर है 1919 में ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट बनाया था। इसके तहत पुलिस किसी भी भारतीय को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती थी और बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक के जेल रख सकती थी। भारतीय ने इस कला कानून कहा गया क्योंकि इसमें न कोई अपील थी और ना ही कोई दलील थी। ठीक है, तो इस प्रकार से बिना कोई वारंट का जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणियां लिखे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और लगातार गर्दा उड़ा के पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में एकदम पूछे जाते हैं। ठीक है, जो है ना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट विरोध कर रही निहत्ती भीड़ पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। ठीक है, इस नरसंहार में सैकड़ों मासूम शहीद हो गए और हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से की लहर पैदा कर दी और राष्ट्रवाद को तेजी किया। ठीक है, क्या किया, राष्ट्रवाद को जो है ना तेजी से प्रसार करने लगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, गांधी इरविन पैक्ट यानी दिल्ली समझौता क्या है। एग्जाम में आ जाएंगे कि गांधी इरविन पैक्ट या फिर दिल्ली समझौता क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ना। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और जो है ना वायसराय इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इसके तहत सरकार राजनीतिक कैदियों को छोड़ने पर सहमत हुई। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन की बात मान ली। तो इस प्रकार से आपके लिखने हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की चांस है। सारे क्वेश्चन को हम पीडीएफ दे देंगे। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए फटाक से एकदम लाइक कर लो, एकदम लाइक एकदम जोश में होना चाहिए भाई। कल एग्जाम हम लोग का है ना, कल एग्जाम है और जोश में एकदम होना चाहिए क्योंकि सारा क्वेश्चन यहीं से आपको जो है ना सीधे लड़ जाएंगे, एक एक एग्जाम में टकरा जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, तो अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और परिणाम को बताइए। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना, उसका क्या कारण था, उसका परिणाम क्या लिखा है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। लिखना है कारण, अंग्रेजों द्वारा नमक पर जो है ना टैक्स लगाना, जो नमक है ना नमक, उस पर टैक्स लगाए थे कौन, अंग्रेज। उनकी दमनदारी नीतियों थी, गांधी जी ने दांडी यात्रा से शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि इस आंदोलन ने देश के हर कोने में आजादी की भावना भर दी और अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि अब वे भारत पर लंबे समय तक राज नहीं कर सकते। इस तरीके से गांधी जी ने उन पर क्या कर दी, लगा दी आरोप। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन है ना, प्रथम जन आंदोलन था कैसे, जो असहयोग आंदोलन था वो प्रथम जन आंदोलन था कैसे, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें समाज के सभी वर्गों जैसे किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया और लोगों ने सरकारी नौकरियां वे दलालों का त्याग दिया। इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। असहयोग आंदोलन था बेसिकली इस प्रकार से कि हम जो है ना अंग्रेज के बनाया हुआ कुछ भी चीज यूज नहीं करेंगे, न कपड़ा न खाना कुछ भी नहीं यूज करेंगे, हम स्वदेशी अपनाएंगे। बस इस तरीके जो है ना असहयोग आंदोलन हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भैया, चंपारण सत्याग्रह जो था ना, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे भैया बनाएंगे कैसे, और ये जानते हैं। ठीक है, तो आपको जो है ना 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। वहां के किसान अंग्रेजों की तिनकठिया व्यवस्था से परेशान थे, जिसमें उन्हें अपनी जमीन के एक हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। गांधी जी के विरोध के कारण सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को इस मजबूरी के राहत मिली। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगे, बना देना है। ठीक है, जो बच्चे अभी तक नहीं लिखे हैं कि आप लोग जो है ना किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप अपना सेंटर नेम भी बता दीजिएगा, आप लोग का सेंटर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ा हुआ है और आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन क्या है भैया, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जो स्वराज पार्टी है ना उसकी स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, मोस्ट वीवीआई है। चलिए जानते हैं इसको। तो असहयोग आंदोलन का अचानक वापस लेने से कई नेता नाराज हो गए थे। क्या थे, असहयोग आंदोलन था ना उसको वापस लेने थे कई सारे नेता जो है ना नाराज हो गए थे बबुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। क्या बनाई थी, स्वराज पार्टी बनाई थी। ठीक है, उसका जो है ना उद्देश्य चुनाव में भाग लेकर विधान परिषदों के अंदर जाना था, ताकि वे सरकार की नीतियों का विरोध कर सके और देश के लिए सुधारों की मांग कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगे, बना देना है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, मेरठ षड्यंत्र केस क्या था। जो मेरठ षड्यंत्र केस था ना वो क्या था, एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। बनाना कैसे है, लिखना है कि 1929 में अंग्रेज सरकार ने 31 प्रमुख सभ्यवादी कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार किया और उन पर मेरठ में मुकदमा चलाया। सरकार का मानना था कि ये नेता देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मजदूरों का एक बड़ा विद्रोह भड़कने की साजिश रच रहे थे। इस केस पर उद्देश्य बढ़ते सभ्यवादी प्रभाव का रोकना था। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, एग्जाम में मोस्ट वीवीआई पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भैया, तो यहाँ पर है कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। जो औद्योगिक क्रांति है ना उससे क्या समझते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, बनाना इस प्रकार से, जब वस्तुओं का उत्पादन हाथ से बने औजारों के बजाय मशीनों बड़े जो है ना कारखानाओं में होने लगे, तो इसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। इसकी शुरुआत 18वीं सदी इंग्लैंड से हुई थी। इसने न केवल सामान बनाने वाली जो है ना रफ्तार बढ़ाई, बल्कि यातायात, व्यापार, लोगों को रहने सहन के तरीके भी पूरी तरीके से बदल दिए। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति एग्जाम में आएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, छपना है, बनाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारा क्वेश्चन यहाँ से लिख करवाएंगे। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि अगर इसी तरीके से आपको जो है ना साइंस का भी चाहिए, क्योंकि हमने जो है ना मैथ का टोटल, जब मैथ इतना हार्ड सब्जेक्ट का टोटल लिख करवा दिए, एसएसटी साइंस कुछ नहीं है मेरे आगे, कुछ नहीं है, हर साल पूरा लिख करवाते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन बबुआ, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, 10th 12th सारा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं साइंस लिख, साइंस LEAK लिख, आप लोग लिख दीजिएगा 2026। सारे बच्चे का कमेंट होना चाहिए, सारे बच्चे कमेंट होना चाहिए, जो करेगा उसको हम वीडियो का लिंक दे देंगे साइंस वाला। ठीक है, पहले एसएसटी कंप्लीट करो, एसएसटी का एग्जाम में गर्दा उड़ाओ। ठीक है, तो न्यूनतम मजदूरी कानून कब और क्यों पारित किया गया। ठीक है, जो न्यूनतम मजदूरी कानून है ना कब और क्यों पारित किया गया, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। लिखना है, यह कानून 1948 में पारित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों को जो है ना उद्योगपतियों के शोषण से बचाना था। सरकार ने एक न्यूनतम वेतन सैलरी तय कर दी, जिससे कम पैसों पर कोई
मालिक जो है ना मालिक मजदूर से काम नहीं ले सकता था। इससे मजदूर की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली थी। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भैया, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई थी, ठीक है। जो स्लम पद्धति थी ना उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। बनाना कैसे है, औद्योगिक क्रांति के कारण गांवों से भारी जो है ना भारी भीड़ शहरों में काम की तलाश में आई। मजदूरों की गरीबी और शहरों में जगह की कमी के कारण वे जो है ना कारखानाओं के पास गंदी और छोटी बस्तियों में रहने लगे थे, मजदूर बनकर रहने लगे थे, ठीक है। तो आपको लिखना है कि जहां जो है ना क्या है, जहां सफाई और पानी की जैसी असुविधाओं की भारी कमी थी, इसी बस्तियों को हम लोग स्लम पद्धति कहा गया। जब जो है ना औद्योगिकरण की शुरुआत हुआ तो गांव में जो छोटे छोटे किसान थे, छोटे छोटे मजदूर थे, ठीक है, वो लोग का क्या हो गया, काम बंद हो गया। तो वो लोग जो है ना गांव से शहर आने लगे और शहर में आने के बाद जो है ना फैक्ट्रिया में काम करने लगे, ठीक है। और काम करने के दौरान उनको रहने के लिए एक्सपेंसिव घर तो है नहीं, है ना, महंगा घर तो ले नहीं सकते, तो इसलिए जो है ना छोटे छोटे फैक्ट्री के अगल बगल में रहने लगे और झुग्गी झोपड़ी बना लिए। इसी तरीके से जो है ना स्लम पद्धति की शुरुआत हो गई। तो आपके एग्जाम में आएंगे तो इस प्रकार से बना देना है कि क्वेश्चन लीक करवाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या है भैया, निधौगीकरण क्या है। एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे निधौगीकरण क्या है भैया, गर्दा उड़ा देना, एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। जब मशीनों से बने सस्ते ब्रिटिश कपड़ों और सामानों के कारण भारत के पुराने हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग बर्बाद होने लगे, तो जो है ना निधौगीकरण कहा गया। भारतीय जुलाहे और कारीगर बेरोजगार हो गए क्योंकि वे मशीन से बने सस्ते सामानों का मुकाबला नहीं कर सके, ठीक है, और उनके उद्योग बंद हो गए। तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाएंगे तो बना देना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए भैया अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या है, तो फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को लिखे। फैक्ट्री प्रणाली का विकास के किन्हीं दो कारणों के लिखे, एग्जाम में आपके आएंगे। तो यहाँ पर है पहला कारण नई मशीनों जैसे शिपिंग जेनी का आविष्कार था, जिसने जो है ना उत्पादन को बहुत आसान और तेज बना दिया। दूसरा कारण पूंजीपति के पास धन की उपलब्धता और बड़े बाजारों की मांग थी, जिसने जो है ना छोटे उद्योगों की जगह जो है ना बड़ी फैक्ट्रिया को जन्म दिया ताकि अधिक मुनाफा कमाया जा सके। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बना देना है, गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, तो यहाँ पर है शहरीकरण एवं जो है ना शहरीकरण एवं शहरी जीवन से आ जाएंगे क्वेश्चन कि शहरी जो है ना शहरीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। शहरीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, बनाना कैसे चलिए जानते हैं यहाँ पे है। तो शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग खेती छोड़कर व्यापार और लोग जो है ना खेती छोड़कर क्या करते हैं, व्यापार और उद्योगों की ओर बढ़ते हैं, और लोगों जो है ना लोगों गांव से शहर में जाकर बसते हैं। औद्योगिक जो है ना औद्योगिक विकास ने इस प्रक्रिया को तेज किया, जिससे नए शहर बने और पुराने शहरों का जो है ना विस्तार हुआ, जिसमें जो है ना जनसंख्या और सुविधाओं दोनों में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जानते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर कि शहरों ने किन समस्याओं को जन्म दिया था। जो शहर थे ना किन समस्याओं को जन्म किया था, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मोस्ट VVI है, ठीक है। तो यहाँ पर शहरों में आबादी बढ़ने से आवास मकान की कमी हुई, प्रदूषण हुई, गंदगी और स्लम बस्तियों की समस्या पैदा हुई। इसके अलावा शहरों में अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ गई, बेरोजगारी और अपराध जैसी जो है ना सामाजिक समस्या भी शहरों में से ही गांव की तुलना में अधिक देखने को मिलती है। जो गांव है ना उससे ज्यादा शहर में क्या होते हैं, ये सब होते हैं, ठीक है, अपराधी होते हैं, या फिर यहाँ पर जो है ना समस्या बहुत सारी बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है कि शहर किस प्रकार क्रिया जो है ना किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं, ठीक है। जो शहर है ना किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो लिखना है शहर व्यापार उद्योग शिक्षा राजनीतिक और सांस्कृतिक के मुख्य केंद्र होते हैं। यहाँ बैंक बड़े अस्पताल सरकारी दफ्तर और स्कूल मौजूद होते हैं। शहर रोजगार के नए अवसर प्रदान करते हैं और पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, जिससे वे समाज के विकास का जो है ना क्या होते हैं, आधार बनते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, एग्जाम में जब पूछे जाएंगे, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भैया, तो यहाँ पर गांव और शहर के बीच दो अंतर बताए। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला अंतर यह है कि गांव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर निर्भर होती है, जबकि शहर की अर्थव्यवस्था व्यापार और उद्योग पर। दूसरा अंतर यह है कि गांव में जनसंख्या कम और वातावरण शांत स्वच्छ होता है, जबकि शहर में जनसंख्या अधिक होता है और यहाँ का वातावरण काफी ज्यादा प्रदूषित होता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न आ जाएंगे, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। भूमंडलीकरण जो है ना किसे कहते हैं, एग्जाम में आपके आ जाएंगे, बना देना है क्वेश्चन को, ठीक है। भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार निवेश और तकनीकी आदान प्रदान के माध्यम से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाती है। इसका कारण पूरी जो है ना पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव बन गई है, जहां वस्तुओं सेवाओं और विचारों का प्रवाह देशों की जो है ना क्या करते हैं, सीमाओं के पार आसानी से होते हैं। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लिख देना है। चलिए
नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भैया, विश्व बाजार किसे कहते हैं? जो विश्व बाजार है ना, किसे कहते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, लिखना है कि वह बाजार जहां दुनिया के सभी देशों की वस्तुएं आम उपभोक्ताओं के खरीदने के लिए उपलब्ध हो, विश्व बाजार कहलाते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद ऐसे बाजारों का विस्तार हुआ। उदाहरण के लिए मुंबई या न्यूयॉर्क जैसे शहर बड़े विश्व बाजार है, जहां हर देश का सामान मिलता है, आसानी से मिलता है। ठीक है, जैसे मुंबई हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, वहां जो है ना हर देश का सामान आसानी से मिलता है। चलिए अगला आप लोगों का प्रश्न आ जाएंगे। प्रश्न क्या भैया, 1929 के आर्थिक संकट के कारण और प्रभाव को बताइए। ठीक है, 1929 के आर्थिक संकट और जो है ना क्या चीज का बताइए, कारण और प्रभाव को बताइए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में गर्दा उड़ा देना, एक एक क्वेश्चन को बना देना है, एक क्वेश्चन ना छोड़े के बाद छोड़ देवा फिर तो के नाम मजा मिली। ठीक भाई, नंबरवा कर जाई ऐसे कहानी कि एग्जाम में जाइए एक एक क्वेश्चन को बना के या केहू क्वेश्चन के छोड़े के ना। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है कि कारण जो है ना, यहाँ पर 1929 वाला क्या है क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे, कारण अत्यधिक उत्पादित और खरीदारी की कमी थी, जिससे कीमतों की गिर गई। ठीक है, प्रभाव यह हुआ कि लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बैंक का दिवालिया हो गए और पूरी दुनिया व्यापार यानी कि ठप हो गया। पूरी दुनिया का व्यापार क्या हो गया, ठप हो गया। इस मंडी ने अमेरिका से शुरू होकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। 1929 में आया था ना आर्थिक जो है ना संकट, बहुत खतरनाक लेवल का था, जो सब बिजनेस ठप हो गया था, बैंक का भी दिवालिया निकल गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, पूछेंगे तो गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और व्यापार करती है, बहुराष्ट्रीय यानी एमएनसी कंपनी, मल्टी नेशनल कंपनी कहलाती है। ठीक है, यह कंपनी कम लागत और अधिक लाभ के लिए अलग अलग देशों में अपनी इकाइयां लगाते हैं, जैसे जो है ना सैमसंग, कोका कोला, टाटा। ये भूमंडलीकरण का बढ़ावा देने का मुख्य भूमिका निभाती है। एग्जाम में आएंगे, बना देना है, गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, जो बच्चे को चाहिए साइंस SCIENC साइंस लीक 2026 LEAK लीक 2026 को कमेंट करेंगे फटाफट। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे, छोड़ना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? जो गिरमिटिया मजदूर है ना, किसे कहते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, औपनिवेशिक काल में भारत में एक विशेष अनुबंध जो है एग्रीमेंट के तहत मजदूरों के फिजी, मौसीसम, ग्यूगान जैसे देशों के जो है ना देशों में बगानों में काम करने के ले जाए जाते थे। जो है ना एग्रीमेंट शब्द का अब ठीक है गिरमिट बना दिया, जिससे इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। इनकी स्थिति दास जैसी होती थी। ठीक है, जैसे इनकी जो स्थिति होती थी ना, कैसा होती था, दास जैसे होती थी। एग्जाम में आएंगे, अक्सर पूछे जाते हैं गिरमिटिया मजदूर क्या है, बना देना है, छोड़ना नहीं है, छोड़े के ना है। ठीक है, बना के ही है कि क्वेश्चन को। छापा खाना का आविष्कार कैसे हुआ था? जो छापा खाना था ना, उसका आविष्कार कैसे हुआ था? जैसे बुकलेट या कोई भी चीज को छपते थे, वो कैसे आविष्कार हुआ था, उसका शुरुआत कैसे हुआ था, एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, बनावे कैसे है? ठीक है, कि मुद्रण की कला सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। कहाँ हुई थी? मुद्रण की कला जो है ना सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। ठीक है, उसके बाद लेकिन आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 15वीं सदी में जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग ने किया। उसने जैतून यानी कि उसने जैतून पेरन वाली मशीन की जो है ना क्या थी, जैतून पेरन वाली मशीन की तकनीक का उपयोग करके धातु के अक्षरों टाइप का निर्माण किया, जिससे जो है ना किताब की छपाई बहुत तेज और सस्ती हो गई थी। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बना देना है। स्क्रीनशॉट लेते जाना है बबुआ, हम बहुत फास्ट पढ़ाएंगे, क्या है कि क्या है एग्जाम बहुत नजदीक है, और नजदीक है तो हम ज्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? जो बचवा यहाँ से पढ़ेगा, जो बबुआ यहाँ से पढ़ेगा, एग्जाम में बबुआ गर्दा उड़ा के एको क्वेश्चन तो से ना छूटी और एग्जाम में तहलका मचेगा। ठीक है, तहलका मचेगा, एकदम तबाही मचा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? तो 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने यह कानून बनाया ताकि जो ना भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर रोक लगाई जा सके। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि अखबार जो है ना, अखबार उनके खिलाफ कुछ भी न छपे। इस कानून से प्रेस की आजादी छीन ली और सरकार को किसी भी अखबार की प्रेस जब्त करने का जो है ना अधिकार दे दिया गया। तो आपके एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो इस प्रकार से बना देना है, छोड़ना नहीं है, बना देना है। ठीक है, छोड़े के ना है को क्वेश्चन को। ठीक है, छोड़े के ना है बिल्कुल भी। यहाँ पर पांडुलिपि क्या है? जो है ना पांडुलिपिया जो है ना क्या है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार से पहले हाथ से जो है ना छपी हुई, हाथ से पुरानी कला के द्वारा छपी हुई पुस्तक या दस्तावेजों के पांडुलिपि कहते थे। या आमतौर पर तार के पत्तों, भोजपत्रों या हाथ से बने कागज पर लिखी जाती थी। यह बहुत नाजुक और महंगी होती थी, इसलिए इन्हें संभाल कर रखना और पढ़ना आसान नहीं होता था, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ था, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। ठीक है,
बहुत ज्यादा पैसे भी मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? जो गुटेनबर्ग थे ना, वो मुद्रण जो है ना, मुद्रण क्या है, मुद्रण यंत्र जो है ना, उसका आविष्कार कैसे किया? एग्जाम में आएंगे बबुआ, बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है? गुटेनबर्ग ने धातु के छोटे छोटे अक्षर मूवेबल टाइप का बनाया, उन्हें बार बार जोड़कर शब्द बनाए जा सकते थे। उसने जो ना पुरानी जैतून पेरेन वाली मशीन का प्रिंटिंग प्रेस के ढांचे में बदला। इस तकनीक ने उसे 1455 के आसपास सबसे पहले बाइबल छपी, उसके जो है ना, जिससे दुनिया में ज्ञान का प्रसार हुआ, बदल दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट ही जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहां से सिर्फ सब्जेक्टिव ही नहीं, 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 4 नंबर वाला ही नहीं, बल्कि आपका ऑब्जेक्टिव भी खत्म होगा। एसएसटी पेपर लीक मतलब 5 सब्जेक्ट का, आपदा प्रबंधन भी, अर्थशास्त्र भी, राजनीतिक शास्त्र भी, भूगोल भी, इतिहास भी, सब खल्लास करेंगे। एक क्वेश्चन एकदम सारा बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया? प्रेस ने भारतीय राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित किया है? जो प्रेस है ना, वो भारतीय राष्ट्रवाद को किस तरीके से प्रभावित किया, एग्जाम में आपके आ जाएंगे। तो प्रेस ने जो ना अंग्रेजों के आर्थिक शोषण और दमनदारी नीतियों को जनता के सामने उजागर किया। समाचार पत्रों के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रवादी विचार फैले और लोगों में देशभक्ति की भावना जगी। प्रेस ने भारतीयों को एकजुट करने और आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से आपके लिखना है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर समाप्त होता है, अगला सब्जेक्ट शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पर है भूगोल। तो संसाधन को परिभाषित कीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट जरूरी है, संसाधन को परिभाषित कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वो वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है, जिसे बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, ठीक है, तकनीकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाती है। प्रसिद्ध भूगोलकर्ता जिमरमैन ने कहा था, संसाधन होते नहीं बनते हैं, जैसे भूमि, जल, खनिज इत्यादि, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कौन कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन ने कहा था। अगर कोई भी चीज का हम उपयोग मिला दे तो क्या हो जाएंगे? संसाधन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा क्या है? क्या है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा? क्या है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, फटाक से लाइक करके आप लोग हाइप कीजिएगा, और दोस्त वगैरह के भी शेयर करते रहना है बबुआ, जाकर के दोस्तों का शेयर कर दो ना, ताकि ये कहेगा कि प्रीतम भैया जो बताए थे ना, अपने बना दिया, हमारा कहना पूछा रे, हमको भी बताओ ना। तो एग्जाम में जाओ, शेयर करके आओ सभी को, अपने दोस्तों को, ठीक है, जल्दी जल्दी, ठीक है। यहाँ पर सतत पोषणीय विकास की अवधारणा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे आपके, ठीक है। बनाएंगे कैसे? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और जो है ना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत का भी ख्याल रखे। इसका मुख्य उद्देश्य संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण होता है। एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, बबुआ बना देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बताए। जो जलोढ़ मृदा है ना, उसका विस्तार वाले राज्य का नाम बताए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गर्दा उड़ा देना एग्जाम में। और एक ही नाम आपको याद रहेगा हमेशा, जब एग्जाम में जाइएगा ना तो आपको नाम एक ही याद रहेगा, प्रीतम भैया, क्योंकि प्रीतम भैया जो क्वेश्चन बताते हैं एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम, पूरा सेम टू सेम लड़वा देते हैं। पेपर लीक एक दिन पहले करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग का है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य के नाम बताए। तो यहाँ पर है, जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से उत्तर भारत के विशाल मैदानों में पाई जाती है। इसके विस्तार वाले प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और असम है, ठीक है। यह मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है और धान, गेहूं व गन्ने की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है, तभी आप सुनते हैं ना कि बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में खूब होता है सब अनाज पानी, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि मृदा संरक्षण के कोई जो है ना, कोई 2 उपाय को नाम बताइए। मृदा संरक्षण का कोई 2 उपाय का नाम बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर है, वृक्षारोपण जो है ना, अधिक जो है ना, क्या है, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर मिट्टी के कटाव को रोकना, ठीक है। अगर हम ज्यादा वृक्ष लगाते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएंगे, मिट्टी कम कटेगा, है ना। और दूसरा यहाँ पर हो जाएंगे सीढ़ीनुमा खेती। पहाड़ी ढाल जो है ना, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती बनाकर जल के वेग को कम जो है ना, कम किया जा सकता है। इससे मिट्टी बहने से बच जाती है, ठीक है। तो ये आप 2 उपाय लगा सकते हैं बाकी। और चलिए अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन जो है ना क्या है। एग्जाम में आप क्या जाएंगे, चिपको आंदोलन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में एकदम गर्दा बचा देना, एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं बबुआ, सारा क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देना, ठीक है। यहाँ पर है, यह आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड के डिहरी गढ़वाला, कहा, डिहरी गढ़वाला जिले में, ठीक है, डिहरी गढ़वाला जिले में, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणे के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसमें जो है ना स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं, पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि ठेकेदार
शिकार उन्हें न काट सके। यह वनों की सुरक्षा के लिए एक अहिंसक आंदोलन था। तो एग्जाम में आएंगे, बना देना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट आप हम लोग का क्वेश्चन का क्या आ जाएंगे। क्वेश्चन है कि खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। जो खनिज का संरक्षण है या प्रबंधन है उससे आप क्या समझते हैं, एग्जाम में आप पूछे जाएंगे। हम चाहते तो सिर्फ आप लोगों का क्वेश्चन बताकर जा सकते थे, लेकिन नहीं, हम आंसर वो बताएंगे। हमारे अंदर जुनून है, एक एक क्वेश्चन को बता देंगे और एग्जाम में सेम टू सेम लड़वा देंगे, ठीक है। पहले हम 3 सब्जेक्ट लड़वा दिए हैं, ये हम लोग का चौथा सब्जेक्ट है और इसी तरीके से साइंस में भी सारा लड़वाएंगे। यहाँ पर है क्या चीज, तो खनिज अनवीकरणीय संसाधन है जिसका भंडार सीमित है। खनिजों का कम से कम बर्बादी के साथ साथ उपयोग करना संरक्षण कहलाता है, ठीक है। अगर खनिज कोई भी खनिज हो उसका हम बर्बादी ना करें और उसका बचाए, वो हमें क्या कहलाएंगे, संरक्षण कहलाएंगे, ठीक है। जबकि उनके खनन से लेकर उपयोग तक की वैज्ञानिक योजना बनाना प्रबंधन कहलाता है। यह भावी रूप से जो ना पीढ़ी के लिए अनिवार्य है। प्रबंधन मतलब अगर कोई चीज का हम खनिज को निकाल रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो सब क्या कहलाएगा, प्रबंधन कहलाएगा। तो आपको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। जो सौर ऊर्जा है ना उसका उत्पादन कैसे होगा, एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। बनाना कैसे, चलिए जानते हैं। यहाँ पे है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन फोटो यानी कि फोटोवोल्टाइक तकनीक के माध्यम से होता है। जब सूर्य की किरणों यानी कि सिलिकॉन से बने सौर सेल यानी कि सोलर सेल पर पड़ती है, तो यह जो है ना सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। यह ऊर्जा का एक जो है ना प्रदूषण मुक्त जो है अक्षय स्रोत है। तो एग्जाम में आप क्या आ जाएंगे, तो इस प्रकार से बना देना है। सोलर वगैरह पड़ता है, सोलर क्या चीज का बना होता है, इस पर आपको लिख देना है। ई लाइन आके चिपका दीजिएगा, एग्जाम में मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट मारिए घसीट के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, भारत की प्रमुख नदियां के नाम और उनके लाभ को बताइए। भारत की कौन कौन से नदियां है जो प्रमुख नदियां है और उसका लाभ क्या है, एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। चलिए ना जानते हैं कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो भारत की प्रमुख नदियां गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है और नर्मदा है, ठीक है। तो ये नदियां हम लोग का प्रमुख है। इनके मुख्य लाभ है खेती के लिए सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। दूसरा लाभ है विद्युत बिजली उत्पादन करना। तीसरा लाभ है पेयजल के लिए आपूर्ति व अंतरिक्ष जल की परिवहन का मार्ग बदल रहा है। जो हम लोग पंप से निकालते हैं, नल से निकालते हैं, सारा यहीं से आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है भैया, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। जो वन है ना उसका पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। एग्जाम में आएंगे, बना देना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के छोड़ेगा फिर उसको नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन के छोड़े के नावा एक एक क्वेश्चन बना के यह सारा नंबर मिली तो के नंबर नहीं हुआ फिर नंबर काटी ना कहिए कि प्रीतम भैया हमके ना बतैले रहे एग्जाम से पहले। एक एक क्वेश्चन हम पेपर लीक पहले ही करा देवे एग्जाम से, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे, वन पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यह ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, ठीक है। वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं और जंगली जानवरों को आश्रम प्रदान करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर रखने में वनों का सबसे बड़ा योगदान है। तो आपको इतना लिख देना है। जब ये वाला क्वेश्चन आ जाएंगे कि वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से आएंगे क्या है, यहाँ पर आ जाएंगे कि भारतीय कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखे। जो भारत की कृषि है ना उसका 2 विशेषता बताओ। कौन कौन सा 2 विशेषता है जो यहाँ पर हम लोग का भारतीय कृषि के अंदर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मानसून पर निर्भरता है, यानी भारतीय कृषि आज भी बहुत हद तक वर्ष जो है ना क्या होते हैं वर्षा पर निर्भर है। और दूसरा यहाँ पर आ जाएंगे जीविकोपार्जन की प्रधानता। यहाँ की अधिकांश किसानों केवल अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेती करते हैं, न कि व्यापारियों उद्देश्य के लिए करते हैं। बहुत सारे किसान भारत के ऐसे हैं जो व्यापारी यानी बेचने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने परिवार के पेट पालने के लिए खेती करते हैं। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगे तो लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे, चिपको आंदोलन क्या है, ठीक है। ये वाला तो शायद बता ही थे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये वाला क्वेश्चन घटाएंगे। अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे, खनिज के संरक्षण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ये भी हम आपको बता दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएंगे, सौर ऊर्जा क्या है, ये भी बताइए दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर अगला हम लोग का क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख नदियां, ये भी बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे, वन का पर्यावरणीय महत्व, ये भी बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर भारतीय कृषि के किन्हीं 2 विशेषता, ठीक है, बता दिए, ठीक है। यहाँ पर आएंगे नगदी फसल। हाँ, यहाँ से नया क्वेश्चन फिर स्टार्ट होता है, नगदी फसल और खाद्य फसल में अंतर लिखिए। जो नगदी फसल है, खाद्य फसल है, उसमें क्या अंतर है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। लिखना है, खाद्य फसल वे है जिन्हें जो ना मुख्य रूप से खाने के लिए उगाया जाता है, जैसे गेहूं, चावल और मक्का। नगदी फसल वे है जिन्हें बाजार में बेचकर धन कमाने के लिए उगाया जाता है। वो उद्योग के कच्चे माल देती है, जैसे आप लोग का गन्ना हो गया, कपास हो गया और जूट हो गया। ये 3 क्या हो जाएंगे, नगदी फसल हो जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग का क्या जाएंगे, वे फसल जो खाने के लिए उगाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है,
वैसे फसल जिसे नगदी फसल है जिन्हें बाजार में बेचकर, हाँ नगदी फसल इसको, खाद्य फसल जो खाने के लिए उपजाए उसको खाद्य फसल, जो बेचने के लिए उपजाए उसकी नगदी फसल। बस आसान भाषा है और बाकी आप एग्जांपल गर्दा उड़ा के दे दीजिएगा, है ना। हरित क्रांति से क्या समझते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएंगे, एकदम एकदम गर्दा उड़ा दे रहे हैं। एको क्वेश्चन को छोड़े के ना है, एको क्वेश्चन को छोड़े ना है, प्रीतम भैया सारा बता देंगे। 1960 के दशक में जो है ना उत्तर धारता में उच्च पैदावार वाले बीजों HYV, ठीक है, HYV रासायनिक उर्वरक और आधुनिक सिंचाई साधनों के प्रयोग से अनाज का उत्पादन में हुई भारी वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। इससे भारत की खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर बना दिया था। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो बना देना है। चलिए अगला यहाँ पे हम लोग का प्रश्न आ जाएंगे, क्या है, सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग ये दोनों क्या है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बनाना कैसे चलिए जानते हैं। तो सार्वजनिक उद्योग का स्वामित्व नियंत्रण सरकार के पास होता है, वैसे उद्योग जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग का व्हील हो गया, सेल हो गया, ठीक है। निजी उद्योग का स्वामित्व नियंत्रण किसी एक व्यक्ति या किसी निजी संस्था के पास होता है, जैसे टाटा आयरन हो गया एंड स्टील कंपनी हो गया, या फिर आपको रिलायंस हो गया, एक किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, ठीक है, उसी को हम लोग निजी उद्योग बोलते हैं। प्राइवेट कंपनीज को इंग्लिश में बोलेंगे। यहाँ पर उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, 4 नंबर वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, गर्दा उड़ा देना है एकदम इजी जी में समझिए, ज्यादा नहीं बता एक्सप्लेन करेंगे। सरकार के नियंत्रण और नियमों को ढीला करना, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे हम लोग का उदारीकरण। निजीकरण सरकार के उद्योगों को निजी हाथों में सौंपना, निजीकरण हो जाएंगे। वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, इन तीनों का उद्देश्य देश का आर्थिक विकास को तेज करना होता है। एग्जाम में पूछे जाएंगे, बना देना है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, सूती वस्त्र उद्योग की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो सूती वस्त्र उद्योग है ना उसकी क्या है समस्या है उसको बारे में आप बताइए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। लिख रहा है इस उद्योग की प्रमुख समस्या है नंबर 1, ठीक है, पुरानी और घिसी पिटी मशीनें। नंबर 2, बिजली की अनियमित आपूर्ति। नंबर 3, सिंथेटिक कपड़ों यानी कृत्रिम रेशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा। और नंबर 4, लंबे रेशों वाली उत्तम कपास की कमी, ठीक है। उत्तम कपास नहीं होने के कारण सूती वस्त्र में काफी ज्यादा क्या हो गया, कमी हो पाई है, ठीक है, और काफी ज्यादा समस्या होती है उत्पन्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय को बताइए। प्रदूषण जो है ना उसको नियंत्रित करने के लिए उपाय को बताइए, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। बनाना कैसे है, प्रदूषण जो है ना प्रदूषण कम करने के लिए उद्योगों में आधुनिक फिल्टर लगाना चाहिए। कारखानाओं के जो है ना कचरे और दूषित जल को बिना साफ किए नदियों में नहीं बहाना चाहिए। जो है ना अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए और ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सबका अपना लीजिएगा, एग्जाम में गर्दा उड़ जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। इस वीडियो को जो कंप्लीट देखेगा, बार बार हम बोलते हैं जो हम वीडियो लाते हैं एग्जाम से एक दिन पहले मोस्ट वीवीआई होता है, 100% सारा क्वेश्चन वही से टकराते हैं। जो पढ़ेगा गर्दा उड़ाएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन बना करके आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे, क्या है भैया, सड़क परिवहन की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखे। जो सड़क परिवहन है ना उनकी किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखे। कैसे लिखेगा एग्जाम में, ठीक है। यह उबड़ खाबड़ और पहाड़ी क्षेत्र में बनाई जा सकती है, यह घर घर तक सेवाएं प्रदान करती है, कम दूरी के लिए यह सबसे सस्ता और सुलभ परिवहन का साधन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सड़क परिवहन के लिए 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, क्योंकि ट्रेन है पहाड़ी इलाका में नहीं बनाया जा सकता है, दिक्कत होता है ना, या फिर आपको काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये सब, और सड़क परिवहन वाले केहू माए ढुका देगा, केहू माए चला देगा गाड़ी, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग का है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है ना क्या है, एग्जाम में पूछ जाएंगे। तो यह भारत की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना है जो देश के 4 प्रमुख महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 6 लेन वाले एक्सप्रेस से जोड़ती है। इसका मुख्य उद्देश्य मेगा सिटीज के बीच दूरी और समय को कम करना होता है, यानी कम से कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सके, अगर क्लियर रोड साफ सुथरा हो और एकदम एक्सप्रेस हो तो, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है कि भारतीय रेल परिवहन की किन्हीं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। किन्हीं 3-4 गो विशेषता का वर्णन कीजिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, यह भारी सामान और लंबी दूरी के लिए सबसे उपयुक्त है। रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़कर सांस्कृतिक और आर्थिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको आसान, क्योंकि कम पैसा में बहुत ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं वो ट्रेन से ही, ठीक है, गाड़ी से ज्यादा लग जाएगा। यहाँ पर विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे कि विदेशी व्यापार है ना उससे क्या समझते हैं, एग्जाम में आपके बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुएं और सेवाओं का आदान प्रदान यानी कि आयात निर्यात होता है तो इसे विदेशी या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यह किसी भी देश की आर्थिक प्रगति और सूचक होता है। तो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इस प्रकार से आपको बना देना है, ठीक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बनाना है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर है कि बिहार में कृषि की समस्याओं पर प्रकाश डाले। जो बिहार है ना यहाँ पर कृषि की समस्या क्या क्या है, प्रकाश डालिए, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो बिहार में कृषि के मुख्य समस्या है खेतों का छोटा
आकार, दूसरा सिंचाई के साधनों का अभाव, तीसरा मानसून की अनिश्चित, बाढ़ और सूखा, और आधुनिक तकनीकी व उन्नत बीजों का कम उपयोग। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछेंगे तो बना देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भैया, यहाँ पर है कि बिहार की किन्हीं दो प्रमुख नदियां घाटी परियोजनाओं का नाम लिखे। बिहार की किन्हीं दो घाटी परियोजनाओं का नाम लिखे, तो यहाँ पर लिखना है सोन नदी घाटी परियोजना, यह बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है, एग्जाम में आएंगे बना देना है। दूसरा कोसी नदी घाटी परियोजना, इसे बिहार का सो कही जो है कही जाने वाली कोसी नदी पर बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए बनाया गया है। जब हम इतना देर तक आपको एक एक चीज समझा सकते हैं, एक एक चीज बता सकते हैं, तो आप काहे नहीं एग्जाम से एक दिन पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। अगर देख लीजिएगा तो हम सच बता रहे हैं, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन बना दीजिएगा क्योंकि सारा यहीं से आएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे, बिहार में वनों का अभाव, ठीक है, वनों के अभाव के कारणों के लिखे। बिहार में वनों का वन जो है वन का अभाव के कारणों के लिखे। लिखना है बिहार के विभिन्न जो है विभाजन, झारखंड अलग होने के बाद अधिकांश वन क्षेत्र झारखंड में चला गया। बढ़ती जनसंख्या के लिए आवास और खेती के जरूरतों के कारण वनों की कटाई हुई, साथ ही मैदानी इलाका होने के कारण यहाँ प्राकृतिक वनों का विस्तार कम हो गया। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन क्या है भैया, तो बिहार में धान गन्ना की खेती का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो बिहार में धान सबसे प्रमुख फसल है, जो उत्तरी बिहार के मैदानी भागों में खूब उगाई जाती है। गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है, जिसे खेती के मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी जिले जैसे चंपारण, सारण में चीनी मिलों की उपलब्धता के कारण होती है। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, मोस्ट बीबीआई एग्जाम में पूछे जाएंगे, बना देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो जो है ना उच्च वाच प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। लिखना है धरातल पर मौजूद विभिन्न प्राकृतिक जैसे पहाड़, पठार और मैदान की ऊंचाई नीचाई को मानचित्र पर दिखाने की विधि को उच्चवाच प्रदर्शन कहते हैं। इसके लिए हस्यूर, अस्तर, रंजन और जो है कंटूर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, बना देना है, सारे बीबीआई, ठीक है। चलिए भैया अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या है भैया, तो यहाँ पर है कि अस्तर रंजन, जो अस्तर रंजन है ना, क्या है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यह जो है ना उच्चवाच दिखाने की एक विधि है, जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों को अलग अलग रंगों से दिखाया जाता है। जैसे मैदान को हरे रंग से, पर्वत को जो है ना कथई रंग से, और बर्फीले क्षेत्र को सफेद रंग से दिखाया जाता है। एग्जाम में आएगा, बना देना है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन सब एकदम गर्दा उड़ा देना एग्जाम में, ठीक है। हस्यूर विधि का विकास किसने किया था, तो हस्यूर विधि का विकास ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अधिकारी लेहमान, ठीक है, ने किया था। इसमें छोटी और खंडित रेखाओं के माध्यम से ढाल की दिशा और तीव्रता को दर्शाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बना देना एग्जाम में, छोड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा बीबीआई, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का स्टार्ट होता है, क्या चीज, तो भैया राजनीतिक शास्त्र स्टार्ट होता है, ठीक है। राजनीतिक हुआ ना, नहीं अर्थशास्त्र हुआ, तो अर्थशास्त्र के भी हम लोग एक एक टॉपिक को निचोड़ डालेंगे, तोड़ डालेंगे, एग्जाम में आएगा, बना डालेंगे, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। प्रीतम भैया का यही एम है, सारे बच्चे पढ़े, सारे बच्चे का बेटर मार्क्स आए, और एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए, क्वेश्चन को छोड़े ना, गर्दा एकदम उड़ेगा, सारा क्वेश्चन यहाँ से टपेगा, ठीक है। यहाँ पर है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा यंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार करके अपनी जो है ना आजीविका कमाते हैं। यह समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन, वितरित और उपभोग की अवस्थाओं को जो है ना क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, एग्जाम के लिए मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व हो, यानी अधिकार हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत इसका सबसे बड़ा जो है ना उदाहरण है, इसमें सार्वजनिक कल्याण और निजी लाभ दोनों का जो है ना क्या होते हैं, रखा जाता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखा जाता है दोनों चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे कि जो है ना सतत विकास से आप क्या समझते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, सस्टेनेबल, ठीक है। सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए भी यानी कि क्षमता से समझौता ना सके। इससे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इसके तहत किया जाता है कि पर्यावरण का नुकसान ना पहुंचे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन है, सारा एग्जाम में बना दीजिएगा, सारा का हम एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, एग्जाम में बनाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या है, आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं, जो आर्थिक नियोजन है ना उससे क्या समझते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए कैसे बनाएंगे जानते हैं, ठीक है। देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध राष्ट्रीय संसाधनों का विभिन्न जो है विकासात्मक क्रियाओं में योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। भारत में यह कार्य जो है ना पहले योजना आयोग और नीति आयोग करता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो अगला क्वेश्चन जानते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या आ जाएंगे, तो अगला क्वेश्चन आ जाएंगे वो है बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है, इसे दूर करने का उपाय को बताइए।
जो बिहार का विषय पर है ना, इसका क्या कारण है और इसका दूर कैसे किया जा सकता है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। जानते हैं कैसे बनाएंगे? तो कारण, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली का अभाव, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और बाढ़ और सूखा की विविधता। ठीक है, और उपाय इसका क्या है? जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि का अत्यधिक जो है ना अधिकीकरण, बाढ़ नियंत्रण की योजना, उद्योगों की स्थापना और आधारभूत संरचना का तेजी से उपाय। तो अगर ये सब करेगा तो बिहार का 100% डेवलप होगा, बेस्ट होगा। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ेगा, रोजगारी जो है ना बढ़ेगा, बेरोजगारी कमेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे कि आधारभूत संरचना से क्या है, किसे कहते हैं या क्या है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेंगे। चलिए जानते कैसे बनाइएगा। तो वे सुविधाओं और सेवाओं जो देश के आर्थिक विकास के आधार पर होती है, आधारभूत संरचना कहलाते हैं। जैसे बिजली, परिवहन, सड़क, रेल। ठीक है, उसके अलावा संचार, डाक, टेलीफोन, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। ठीक है, इनके बिना देश का विकास संभव नहीं है। तो ये सब रहेगा तभी देश का विकास होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे। क्या है भैया? आय से आप क्या समझते हैं? जो आय है ना, इनकम, उससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, बनाइएगा यहाँ पे। जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करता है और उसे उस कार्य के बदले में जो उसे परिश्रमी यानी मजदूरी, वेतन, लाभ इत्यादि प्राप्त होता है, उसे जो है ना उस व्यक्ति का आय कहते हैं। आय ही किसी व्यक्ति के जीवन का स्तर निर्धारण करती है। ठीक है, जो स्तर है ना, किसी भी व्यक्ति का जीवन का स्तर निर्भर करती है क्या? इनकम, आय। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया जी? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को परिभाषित कीजिए। जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, जीडीपी क्या है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बनाना कैसे जानते हैं यहाँ पे। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश या भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। या किसी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत को बनाए रखने के लिए पैमाना है, मुख्य पैमाना है। एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा जीडीपी जो है ना, यहाँ पे जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, फुल फॉर्म कितने बच्चे को पता है? आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जितने बच्चे को पता है फटाफट जीडीपी का फुल फॉर्म लिखते हैं। ग्रोस, ग्रोस क्या होते हैं आगे बताइएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटल इनकम क्या होते हैं। ठीक है, जब देश की यानी कि पीईआर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीसीआई, हाँ पीसीआई बोलते हैं। जब देश की कुल राष्ट्रीय आय को जो है ना वहां की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो आपके एग्जाम में इस प्रकार से बना देना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां का वर्णन कीजिए। जो राष्ट्रीय आय है ना, उसकी गणना में होने वाली कठिनाइयां का वर्णन कीजिए। लिखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना में 3 मुख्य कठिनाइयां आती है। आंकड़ों का इकट्ठा करने में समस्या, दोहरी गणना की संभावना, एक ही वस्तु का मूल्य बार बार जुड़ जाता है। ठीक है, और मुद्रा के मूल्य में होने वाली उतार चढ़ाव को सही ढंग से मापना, ये सब कठिनाइयां होती है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब की और किसने की थी? ठीक है, एग्जाम में पूछ जाएंगे। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने 1868 में ईस्वी में की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उस समय की भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए प्रति व्यक्ति बताई गई थी, यानी एक व्यक्ति का 20 रुपए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या है भैया? मुद्रा यानी मनी के कार्यों का प्रकाश डालिए। यानी जो मुद्रा है ना, उसका क्या काम है, उसका प्रकाश डालिए। मुद्रा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। विनिमय का माध्यम, ठीक है, खरीद बिक्री आसपास जो है ना आसान करना। ठीक है, मूल्य का मापन करना, किसी भी वस्तु की कीमत तय करना, भविष्य के भुगतान का आधार यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे। और मूल्य का संचय, पैसे बचा करके रखना, ये आपके हो सकते हैं बहुत सारे कार्य। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है भैया? वस्तु विनिमय प्रणाली, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या है और इसकी जो है ना कठिनाइयां क्या क्या है? तो वह प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेन देन किया जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। कठिनाइयां, आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव, जरूरी नहीं कि सामने वाले को आपकी वस्तु चाहिए, और वस्तु के मूल्य का मापन में कठिनाइयां। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट जरूरी है, क्वेश्चन आएंगे बना देना है। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे। क्या है? साख जो है ना, साख से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लिखना है अर्थ जो है ना, अर्थशास्त्र में साख का अर्थ विश्वास या भरोसा होता है। साख का मतलब ऋण लौटाने की क्षमता में विश्वास होता है। साख के 2 मुख्य आधार होते हैं, ऋणी का विश्वास और उसकी जो है ना चुकाने की क्षमता। साख पत्रों, चेक और ड्राफ्ट से लेन देन के जो है ना लेन देन आसान होता है। तो आपके एग्जाम में पूछेंगे, बना देना है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। एटीएम जो है ना, एटीएम क्या है? बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में पूछेंगे, बनाना है। ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक जो है ना ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। यह एक प्लास्टिक कार्ड है जो बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को विदा किया जाता है। ठीक है, यानी कि दिया जाता है, और इसके माध्यम से कार्ड धारक जो है ना दिन के 24 घंटे में किसी भी समय अपने खाते से पैसे निकाल सकता है। इसे स्वचालित टेलर मशीन भी हिंदी में हम लोग कहते हैं, हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? जो चेक है और क्रेडिट कार्ड है, ये दोनों में क्या अंतर है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, लिखना है कि यह एक
लिखित आदेश जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते में निश्चित राशि भुगतान करने को कहता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड यह एक प्लास्टिक कार्ड है जो बैंक को जो है ना बैंक ग्राहक को उधार के रूप में खरीदारी करने की सुविधा देता है, जिसके बाद भी चुकाना पड़ता है। जो क्रेडिट कार्ड क्या है वो पैसा बाद में आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि वित्तीय संस्थाओं से आप क्या समझते हैं। जो वित्तीय संस्था है ना उससे आप क्या समझते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे तो बना देना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कहा है वे संस्थाएं जो समाज के विभिन्न वर्गों को ऋण यानी कि लोन प्रदान करती है और उनकी जमा पूंजी स्वीकार करती है, वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, भारतीय मौद्रिक बाजार बैंक और भारतीय पूंजी बाजार शेयर बाजार इत्यादि सारे होते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो बना देना है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग का अगला क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, स्वयं सहायता समूह यानी एसजी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, स्वयं सहायता समूह क्या है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। यह ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्तियों का मुख्य महिलाओं का एक समूह होता है जो अपनी छोटी छोटी बचत इकट्ठा करते हैं। इस जो है ना इस पैसे से समूह के सदस्य अपनी जरूरत के कम ब्याज पर कर्ज लेते हैं। यह गरीबी दूर करने का सख्त माध्यम है। ठीक है, यह गरीबी दूर करने का एक बेस्ट रास्ता है, बेस्ट माध्यम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भैया, सहकारिता यानी कोऑपरेटिव की परिभाषा लिखे जी। ठीक है, कोऑपरेटिव क्या है, एग्जाम में पूछेंगे, परिभाषा लिखे कैसे बनेगा। यहाँ पर सहकारिता हुआ संगठन है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वच्छ मिलजुल कर समान आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। तो आपको लिखना है। ठीक है, आगे लिखना है इसका मूल जो है ना इसका मूल मंत्र है एक जो है ना एक सबके लिए और सबके लिए एक। ठीक है, एक सबके लिए और सबके लिए एक, एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है, ये वाला लाइन को। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भैया, व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्यों की चर्चा कीजिए। जो व्यावसायिक बैंक होते हैं ना उसके मुख्य कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको लिखना है व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य होते हैं जनता से जमा स्वीकार करना, ठीक है, बचत खाता इत्यादि, ऋण प्रदान करना, लेन देन, ठीक है, लोन देन और सामान्य जन उपयोगी का कार्य जैसे एटीएम लॉकर की सुविधा इत्यादि, एजेंसी का सुविधाओं कार्य जैसे बीमा प्रीमियम या भरना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, बनाना है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, बनाना कैसे है, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं। यह सभी व्यावसायिक बैंकों को निर्देश देता है, उनकी कार्य प्रणाली पर नियंत्रित रखता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें जो है ना कर्ज देता है। जैसे आम आदमी को बैंक जाता है, आम आदमी बैंक जाता है, वैसे ही बैंक आरबीआई के पास जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बैंक के सवा जाते हैं ना कर्ज लेने, उसी तरीके से बैंक जाता है आरबीआई के पास कर्ज लेने। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है रोजगार एवं सेवाएं से है कि जो है ना आउट यानी बहिष्करण किसे कहते हैं यानी आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। ठीक है, जब कोई कंपनी अपनी आंतरिक गतिविधियों या सेवाओं को खुद न करके किसी बाहरी संस्था या विदेशी कंपनी से करवाती है तो उसे जो है ना आउटसोर्सिंग कहते हैं। जैसे भारतीय कॉल सेंटर विदेशी कंपनियों के लिए सेवा प्रदान करती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है भैया, सेवा क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र क्या है और यह जो है ना ये कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो अभौतिक वस्तुएं सेवाओं प्रदान करती है सेवा क्षेत्र कहलाता है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सरकारी सेवा जैसे शिक्षा इत्यादि और गैर सरकारी सेवा जैसे बैंकिंग दूरसंचार और निजी अस्पताल इत्यादि सारे। ठीक है, तो दो प्रकार के सेवा क्षेत्र चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है भैया, शिक्षा का सेवा क्षेत्र का अंग क्यों माना जाता है। जो शिक्षा है उसका सेवा क्षेत्र का अंग क्यों माना जाता है, तो आप समझिएगा यहाँ पे शिक्षा मानवीय पूंजी का निर्माण करती है। शिक्षक अपनी सेवा के माध्यम से जो ना शिक्षक अपनी सेवा के माध्यम से विद्यार्थी को सुविधा कुशल और योग्य बनाते हैं जिससे देश की आर्थिक प्रगति होती है। चूंकि शिक्षा में किसी वस्तु या किसी वस्तु का नहीं बल्कि बौद्धिक सेवा का लेन देन होता है, इसलिए यह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका मुख्य अंग क्या है। जो वैश्वीकरण है उससे आप क्या समझते हैं, इसका मुख्य अंग क्या है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, गर्दा उड़ा देना है। जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाक से लाइक करके आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा बबुआ। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो के आपके जितने साथी है सभी के साथ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं आपस में जुड़ती है। इसके मुख्य अंग है व्यापार अवरोधों का कम से कम करना, पूंजी का मुक्त प्रवाह, तकनीकी का मुक्त प्रवाह और 4 नंबर है श्रम का मुक्त प्रवाह। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है 4 गो अंतर। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको हम शायद बताए होंगे, नहीं बताए हैं। चलिए वह कंपनी जो एक से अधिक उत्पादन करते हैं, नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का आते ही जैसे सैमसंग हो गया, कोको कोला हो गया, नोकिया हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। यह कंपनी दुनिया भर में अपने उत्पादनों का विस्तार
व्यापार रखती है। तो ठीक है, जो एक से अनेक देशों में करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO क्या है और यह कब स्थापित हुआ था। तो WTO एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार के नियमों को सरल और उदार बनाता है। इससे जो है ना, इससे स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी और इसका मुख्य क्या है, मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, एग्जाम में सब पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार होते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं ना उसके कौन कौन से अधिकार होते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। बनाना कैसे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता के टोटल 6 अधिकार प्राप्त होते हैं। सुरक्षा का अधिकार, सूचना के पाने का अधिकार, सूचना का जो है चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और शिकायत निवारण का अधिकार, और उपभोक्ता शिक्षा का भी अधिकार होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया, जागो ग्राहक जागो पर टिप्पणियां लिखे। सो जागो ग्राहक जागो है ना, उस पर टिप्पणियां लिखे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यह भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक उपभोक्ता जागरूकता अधिनियम है। इसका जो है ना उद्देश्य ग्राहकों का उसके अधिकारों और कर्तव्य के जो है ना क्या कर्तव्य के प्रति सचेत करना है, ताकि वह जो है ना मिलावट कम और वजन ऊंची कीमतों जैसे शोषण से जो है ना क्या कर सके, शोषण से बच सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर है यानी ICSI और एक मार्ग क्या अर्थ क्या होते हैं। तो जो है ना SI यह औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता का प्रमाण है, जैसे बिजली के उपकरण। ठीक है, और एक मार्ग जो होते हैं ना यह कृषि उत्पादन जैसे तेल, मसाले, आटा, चावल। ठीक है, शुद्धता और गुणवत्ता की सुनिश्चित करने वाला चिन्ह है। यह ग्राहकों का ठगी से बचाते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इस प्रकार से बना देना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। क्या है भैया, लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी से आ जाएंगे कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन किन चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सामाजिक विभाजन की राजनीतिक परिनिर्माण 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला है लोगों की अपनी पहचान के प्रति चेतना। अगर लोग खुद को सिर्फ एक समूह मानते हैं तो जो है ना तालमेल मुश्किल होता है। राजनीतिक दलों का द्वारा समुदाय की मांग उठाना और सरकार का इन मांगों के प्रति क्या करना, रुख रखना। ठीक है, तो आपकी 3 आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है। कैसे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बनाना कैसे है जानते हैं। सामाजिक अंतर तब विभाजन बनता है जब एक अंतर दूसरे के कई अंतरों से ऊपर होता है। उदाहरण के लिए यदि अमीर और गरीब का अंतर धर्म के अंतर से जुड़ जाए तो विभाजन जो है ना गहरा होता है। लेकिन यदि अलग अलग धर्मों का लोग समान आर्थिक स्थिति रखते हैं तो यह एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, जब एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे। क्या है जो ना यहाँ पर वर्ण व्यवस्था क्या होती है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज का एक जाति आधारित विभाजन है। इसमें समाज को कार्य के आधार पर चर्चा मुख्य समूह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के शूद्र में बांटा गया था। समय के साथ यह व्यवस्था जन्म के आधारित हो गई और समाज में ऊंचा नीचा का भावना पैदा हो गया। तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से बनाना है। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता क्या होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति या समूह अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने लगता है और अपने धार्मिक हितों के लिए राजनीतिक का सहारा लेता है तो उसे जो है ना सांप्रदायिकता कहते हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है क्योंकि इससे जो है ना समाज में नफरत और दंगे फैलते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वह राज्य जिसमें जिसका जो है ना अपना कोई धर्म या आधिकारिक नहीं होता है वो जो है ना धर्मनिरपेक्ष जो है ना कहलाता है। धर्मों का सम्मान जो है ना समान करना चाहिए, स्वतंत्रता देना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सरकार किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर है कि संघीय शासन की 2 विशेषताओं को बताए। जो संघीय शासन है ना उसकी 2 विशेषताओं को बताए, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। बनाना है दोहरी सरकार। इसमें केंद्र और राज्य स्तर पर 2 अलग अलग सरकारें होती है। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच कार्य जो है ना कार्य क्षेत्र और शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया जाता है ताकि कोई भी एक दूसरे के काम में दखल न दे सके। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बना देना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला हम लोग आ जाएंगे। अगला क्या है भैया, तो नगर निगम के प्रमुख कार्य का वर्णन कीजिए। जो नगर निगम है ना उसकी प्रमुख कार्य क्या क्या है। नगर निगम के मुख्य 2 कार्य है, शहर की सफाई और कूड़ा प्रबंधन, शुद्ध जो है ना शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सड़क और गलियों इसमें रोशनी का प्रबंधन करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण करना। यह बड़े शहरों के विकास की मुख्य इकाई है। तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको बनाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन सब। एक एक क्वेश्चन यहाँ से टकराएंगे, अंत में भी बोल रहे हैं जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो क्वेश्चन प्रीतम यह बताते हैं 100% टकराता है। और इस 2026 का कुछ नहीं बबूगा, अभी 2-3 सब्जेक्ट का हो गया एग्जाम, सारा टकरवा दिए हैं। और 25 में भी सारा टकराया था और आने वाला 2027 में भी सारा क्वेश्चन टकराएगा।
ठीक है, क्योंकि प्रीतम भैया वैसे ही लाते हैं क्वेश्चन। प्रीतम भैया का खुद 400 से ऊपर मार्क्स है, हमको पता रहता है क्वेश्चन आएगा कहाँ से आएगा। प्रीतम भैया जो बता देंगे 100% आएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि जाकर के दोस्तों को बता देना, ठीक है। ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का लिखे, ठीक है। गांव की स्वच्छता, सड़कों और नालियों का निर्माण व मरम्मत करवाना, ठीक है। कृषि, पशुपालन और स्थानीय विकास योजनाओं को लागू करना। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर विकास और न्याय सुनिश्चित करने वाली सबसे बड़ी छोटी इकाई होती है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बना देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे, जिला परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जो जिला परिषद होता है ना, उस पर क्या कीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। बनाना है पंचायती राज व्यवस्था की तीसरा और सबसे ऊपरी स्तर जिला परिषद होता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य जिले की सभी पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के कार्य में तालमेल बैठाना होता है। इनके लिए बजट व विकास योजनाओं की निगरानी करना होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अंत में एक मजेदार चीज बताने वाले, डोंट वरी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपकी खेला खत्म करेंगे, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है। सत्ता की सत्ताधारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सत्ता की सत्ताधारी लोकतंत्र की आत्मा है, या विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम करती है और राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करती है। जब समाज का हर वर्ग को शासन में भागीदारी मिलती है, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो आपके एग्जाम में आएंगे तो बना देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा, जिसमें आ जाएंगे राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। जो राजनीतिक दल है ना, उसमें लोकतंत्र को प्राण क्यों कहा जाता है, एग्जाम में पूछ जाएंगे। तो राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं और चुनाव लड़कर सरकार बनाते हैं। इसके बिना जनता के विचारों को संगठित करना और बहुविकल्पी नीतियों में पेश करना असंभव है। वे लोकतंत्र को चलाने वाली धुरी है, इसलिए इन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बना देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन वाला हम बताइए दिए थे, ठीक है। ये वाला तो एकदम हो गया। अगला हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर है कि दबाव समूह वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जब समान हितों वाले लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए संगठन बनाते हैं, तो इसे दबाव समूह कहते हैं। ये जो है ना चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल या जो है ना प्रदर्शन करते हैं, जैसे मजदूर संघ, किसान या यूनियन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बना देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे, दल वादुल कानून क्या होते हैं। तो यह कानून विधायक और सांसदों का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने से रोकता है। 1985 में बने इस कानून का उद्देश्य राजनीतिक में भ्रष्टाचार कम करना है, चुनी हुई सरकार को स्थिरता प्रदान करना है, ताकि वे नेता जो है ना लालच में आकर पाला न जा सके, जो है पाला न बदले, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है भैया, सूचना का अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य का बताइए, ठीक है। सूचना का अधिकार क्या है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो यह आंदोलन 2005 में सफल हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के जो है क्या है, काम काज में जो है ना पारदर्शिता लाना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है भ्रष्टाचार को रोकने और जनता का यह अधिकार देना है कि वह किसी भी सरकारी या फाइल से सरकारी की जांच न कर सके। तो आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा, बना देना, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो वह दल जो कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा में कुल वोटों का 6% प्राप्त कर सकता है। लोकसभा की कम से कम 4 सीटें जीतता है, उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, भारत में लोकतंत्र के भविष्य का आप कैसे देखते हैं। जो भारत का लोकतंत्र का भविष्य है ना, वो कैसे देखते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको बनाना कैसे है, भारत में लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि यह जो यहाँ जो है ना, यहाँ की जनता अपने मताधिकार के प्रति सचेत रहते हैं। हालांकि गरीबी और शिक्षा भ्रष्टाचार चुनौतियां है, लेकिन स्वतंत्र चुनाव आयोग और न्यायपालिका की जो है ना सक्रियता से लोकतंत्र दिन ब दिन क्या है, मजबूत होते जा रहा है। तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से बना देना है, ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएगा, क्या है, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। जो शिक्षा का अभाव है ना, लोकतंत्र के लिए चुनौती है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए भैया जब बनाएंगे कैसे जानते हैं, ठीक है। तो हाँ, शिक्षा का अभाव एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो है ना अशिक्षित नागरिक अक्सर अपने अधिकार और कर्तव्य को नहीं समझ पाते हैं और धर्म या जाति के नाम पर जो है ना बहकावे में आकर गलत उम्मीदवार को वोट दे देते हैं। जागरूक और अशिक्षित जो है ना अशिक्षित समाज की लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। जो जागरूक है, शिक्षित है, वही जो है ना समाज को क्या कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। लोकतंत्र की चुनौतियां, ठीक है। इसमें है आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। कैसे, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, बनाएंगे कैसे, चलिए जानते हैं, ठीक है। आतंकवाद हिंसा और डर का माहौल पैदा करता है, जिससे लोगों की स्वतंत्रता और अशांति छीन जाती है। यह लोकतंत्रिका प्रक्रिया जैसे चुनाव में बाधा डालता है, देश के विकास की गति को धीमी कर देता है, जिससे जो है सरकार का ध्यान सुरक्षा पर अधिक और जन कल्याण पर कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे, परिवारवाद और जातिवाद लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करता है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो परिवारवाद के कारण योग्य उम्मीदवार की जगह एक ही परिवार के लोगों को टिकट मिलता है, जिससे लोकतंत्र कमजोर
हो जाता है, जातिवाद समाज को बढ़ता है और लोगों की योग्यता के बजाय जाति के आधार पर वोट देते हैं, जो सही सरकार चुनने को बता डालता है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे, लोकतंत्र को सशक्त बनाने के उपाय को बताइए। ठीक है, तो लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार करना, महिलाओं और पिछड़ों को सत्ता में उचित भागीदारी देना, चुनाव की प्रक्रिया को प्रदर्शित बनाना और राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना होता है। अनिवार्य जनता की सक्रिय भागीदारी ही लोकतंत्र को शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, अगला हम लोग का खत्म हो गया यहाँ पे। तो यहाँ तक तो हम लोग साथ घुमाया। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव का क्लियर नहीं हुआ हम बता रहे हैं कहां पर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। फिलहाल जो बच्चे लाइक नहीं कर लीजिएगा, शेयर आप लोग को हम लास्ट में ही बोल रहे हैं कि आपके जितने दोस्त होंगे, जितने साथी होंगे, सबके साथ ईमानदारी से। प्रीतम भैया 1.5 घंटा मेहनत किए हैं, तो आपको भी 1.5-2 घंटा इतना आपने देखा तो आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो आ जाइए, आपके जितने साथी है सबके साथ शेयर कीजिए वीडियो को। जो बच्चे लाइक नहीं किए, लाइक करके हाइप भी आप लोग कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, जो भी आपको मन है। ठीक है, एटलीस्ट तो मैंने यहाँ तक आपको बता ही दिया, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी हम बताते हैं। 10th स्टार आप लोग के लिए अभी तक काम करते आ रही है और करेंगे भी, आगे करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आप लोग का जो यहाँ पे है, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, आप इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पिन कमेंट में दे देंगे टेलीग्राम का लिंक, आप लोग आइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो देखिए यहाँ पे हम बताए थे 15 फरवरी, कितना है 15 फरवरी के हम बताए थे होली पर लेख आएगा बबुआ। ठीक है, सेम टू सेम आ गया, सेम टू सेम आप लोग का 18 तारीख के एग्जाम, 17 तारीख से हिंदी का एग्जाम था। ठीक है, मैथ का हम बता रहे हैं, मैथ का कुछ नहीं है तो कुछ नहीं बबुआ है, कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे सामने कुछ नहीं है, हम सारा सब्जेक्ट के एकदम ले जाते हैं, जो बता देते हैं एग्जाम में छपा जाता है। ठीक है, सेम टू सेम छपा जाता है। ये सब कल्ले का प्रूफ है, पता है, कल्ले का मैथ का बता रहे हैं। ठीक है, मैथ का ये सब प्रूफ है, 5 नंबरी सब सारा के सारा टकरवा दिए हैं। देखिए यहाँ पे 17 तारीख है ना, 17 तारीख के सब डाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन सेम टू सेम टकराया है। एक क्वेश्चन का बात क्या ही करेंगे, एक क्वेश्चन का क्या बात, एक क्वेश्चन कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सब गर्दा उड़ा दिए भैया 17 फरवरी। ठीक है, सारा 17 फरवरी सारा क्वेश्चन टकरवा दिए। 17 फरवरी जो हम बताते हैं एग्जाम से एक दिन पहले सारा लड़ जाता है। तो ये आप टेलीग्राम पे आ जाइएगा, हम जो PDF बताए वो हम दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। जो यहाँ पे नहीं आ सकते व्हाट्सएप चैनल का भी मिलेगा, तो वहां से आप लोग कर सकते हैं। अब बाकी दूसरा चीज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये आप लोग का जो चैनल है ना 10th स्टार, आप लोग का चैनल है ना, तो यहाँ 10th स्टार पे आइएगा। और ये तो हिंदी वाला निकला हुआ है, अभी हम बता रहे हैं आप लोग को, यहाँ पे आइएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आइएगा, वीडियो वाला सेक्शन में आइएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा। ठीक है, 1.5 घंटा का वीडियो है, पूरा क्लास ऑब्जेक्टिव है, 100% टकराने वाला वहां से है, तो ऑब्जेक्टिव वाला वहां से देख लीजिएगा। बाकी संस्कृत वगैरह भी हम लीक करा दिए, सब कुछ है। और जिसको प्रूफ वगैरह चाहिए कि भैया टकराता है कि नहीं आपका क्वेश्चन, ठीक है, उसको यहाँ पर मैं बता दूं, आइएगा, शॉर्ट्स पेपर लीक है, मैथ का है, हिंदी का है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, साइंस वाला वीडियो में। लिख दीजिएगा कमेंट में भैया साइंस का बना दीजिए, शेयर वगैरह जरूर कीजिएगा। तब तक के लव यू एंड बाय चैंपियन।